दो देश, कोई आधिकारिक पूर्ण युद्ध नहीं, फिर भी दशकों से तनाव, हमले, आरोप, जवाबी कार्रवाई। मध्य पूर्व का एक ऐसा संघर्ष जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं, बल्कि विचारधारा, शक्ति संतुलन, सुरक्षा और वैश्विक राजनीति की कहानी है। आज हम समझेंगे इजराइल और ईरान के बीच दुश्मनी की जड़ क्या है। 1948 में इजराइल की स्थापना हुई। उस समय ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। उस दौर में दोनों देशों के बीच व्यापार था, तेल की आपूर्ति होती थी, खुफिया एजेंसियों का सहयोग था, पश्चिमी देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी थी। ईरान उस समय पश्चिम समर्थक था और इजराइल क्षेत्रीय अलगाव से बचने की कोशिश कर रहा था। यानी शुरुआत में दोनों देश दुश्मन नहीं थे। 1979, वो साल जिसने सब बदल दिया। एक देश जो कभी पश्चिमी ताकतों का करीबी सहयोगी था, जहां आधुनिकता, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संबंध तेजी से बढ़ रहे थे, और फिर अचानक सब बदल जाता है। 1979, ईरानियन रेवोल्यूशन। यह सिर्फ सरकार बदलने की घटना नहीं थी, यह एक वैचारिक विस्फोट था। ईरान में उस समय शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। उनकी नीतियां, तेज आधुनिकीकरण, पश्चिमी देशों से घनिष्ठ संबंध, लेकिन अंदरूनी असंतोष, राजनीतिक दमन के आरोप, धीरे धीरे जनता में असंतोष बढ़ने लगा। धार्मिक नेताओं और आम नागरिकों ने विरोध शुरू किया। आखिरकार शाह देश छोड़कर चले गए। नई इस्लामिक सरकार स्थापित हुई और यहीं से इजराइल के साथ संबंध बदल गए। नई सरकार की विचारधारा अलग थी। उसने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया और फिलिस्तीन के खुले समर्थन की घोषणा की। अमेरिका विरोधी रुख अपनाए। ईरान ने अपना दूतावास बंद किया, जिस संबंध पूरी तरह टूट गए और दो देशों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई। यह सिर्फ दुश्मनी नहीं थी, यह विचारधारा का बदलाव था। इजराइल ने इसे सुरक्षा खतरे के रूप में देखा, ईरान ने इसे वैचारिक और राजनीतिक स्थिति के रूप में। 1979 में बंदूकें नहीं चली, लेकिन शब्दों ने दूरी पैदा कर दी। इसका असर यह हुआ कि क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल गया। मिडिल ईस्ट में नए गठबंधन बने, प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स की शुरुआत हुई, परमाणु मुद्दा भविष्य में बड़ा विवाद बना। यही वह साल था जहां दोस्ती की आखिरी कड़ी टूट गई। प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट सीधा युद्ध नहीं था, पर लगातार टकराव होते गए। अगर दो देश सीधे युद्ध नहीं कर रहे, फिर भी गोलियां चल रही हों, मिसाइलें दागी जा रही हों, तो उसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट। प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है जब दो देश सीधे आमने सामने युद्ध नहीं करते, लेकिन दूसरे समूहों, संगठनों या क्षेत्रीय सहयोगियों के माध्यम से एक दूसरे पर दबाव डालते हैं। इजराइल और ईरान के बीच यही मॉडल कई वर्षों से देखा गया है। इजराइल का कहना है कि ईरान हिजबुल्लाह, लेबनान में, हमास, गाजा क्षेत्र में समर्थन देता है। इजराइल के अनुसार यह समर्थन उसकी सुरक्षा के लिए खतरा है। ईरान कहता है वह प्रतिरोध आंदोलन का समर्थन करता है। उसका उद्देश्य फिलिस्तीनी अधिकारों की रक्षा है, वह सीधे इजराइल पर हमला नहीं कर रहा। संघर्ष कौन से क्षेत्रों को लेकर हुआ? एक, लेबनान सीमा, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच समय समय पर झड़पें। 2, गाजा क्षेत्र, हमास और इजराइल के बीच संघर्ष। 3, सीरिया, सीरिया में ईरानी सैन्य उपस्थिति को लेकर इजराइल ने कई बार हवाई हमले किए। दोनों पक्ष अपनी अपनी सुरक्षा और रणनीति की बात करते हैं, लेकिन संघर्ष का सबसे बड़ा नुकसान आम नागरिकों को होता है। क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ती है, विश्वास और संवाद कमजोर होते हैं। यह युद्ध सामने से नहीं दिखता, लेकिन इसके प्रभाव हर सीमा पर महसूस होते हैं। क्योंकि प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट ही वह वजह है जिससे इजराइल और ईरान का तनाव कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। सीधा युद्ध नहीं, लेकिन शांति भी नहीं। मुख्य विवाद का कारण बना परमाणु कार्यक्रम। इजराइल और ईरान के बीच सबसे गंभीर तनाव का विषय है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। ईरान का आधिकारिक दावा है उसका परमाणु कार्यक्रम ऊर्जा उत्पादन, चिकित्सा अनुसंधान, वैज्ञानिक विकास के लिए है। लेकिन इजराइल और कुछ पश्चिमी देशों की चिंता है, क्या यह कार्यक्रम भविष्य में परमाणु हथियार बनाने की क्षमता दे सकता है? परमाणु कार्यक्रम में मुख्य शब्द है यूरेनियम संवर्धन। कम स्तर का संवर्धन, बिजली उत्पादन। उच्च स्तर का संवर्धन, हथियार बनाने की क्षमता। यही वह बिंदु है जहां विवाद शुरू होता है। तनाव कम करने के लिए 2015 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसके मुख्य बिंदु थे ईरान यूरेनियम संवर्धन सीमित करेगा,
अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण स्वीकार करेगा। बदले में आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएंगे। यह समझौता कई देशों की भागीदारी से हुआ था। समस्या तब पैदा हुई जब समझौते के बावजूद दोनों पक्षों के बीच अविश्वास बना रहा। राजनीतिक बदलावों के कारण समझौता कमजोर पड़ा। आरोप प्रत्यारोप जारी रहे। इससे क्षेत्रीय तनाव फिर बढ़ गया। इजरायल का तर्क है, यदि ईरान परमाणु हथियार क्षमता प्राप्त करता है तो ये उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होगा। इसलिए वो इस मुद्दे को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की तरह देखता है। ईरान कहता है उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, उस पर लगाए गए प्रतिबंध अनुचित हैं। 2011 के बाद जब सीरिया में गृहयुद्ध शुरू हुआ तो क्षेत्रीय शक्तियां अलग अलग पक्षों के साथ जुड़ने लगीं। ईरान ने सीरिया की सरकार का समर्थन किया, रणनीतिक कारणों से, क्षेत्रीय प्रभाव बनाए रखना, सहयोगी नेटवर्क मजबूत करना। दूसरी ओर इजरायल को चिंता थी कि सीरिया में ईरानी सैन्य उपस्थिति, उन्नत हथियारों की तैनाती उसकी उत्तरी सीमा के लिए खतरा बन सकती है। इस कारण इजरायल ने कई बार सीरिया में हवाई हमले किए, जिनका उद्देश्य ईरानी सैन्य ढांचे को सीमित करना बताया गया। यह सीधा इजरायल ईरान युद्ध नहीं था, लेकिन अप्रत्यक्ष सैन्य टकराव था। अब परमाणु मुद्दा केवल कागजी समझौतों तक सीमित नहीं रहा। जब भी निरीक्षण पर विवाद हुआ, प्रतिबंध बढ़े। संवर्धन स्तर पर रिपोर्ट आई तो क्षेत्रीय तनाव बढ़ा। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन का उद्देश्य था तनाव कम करना, लेकिन राजनीतिक बदलाव, विश्वास की कमी, आरोप प्रत्यारोप ने इसे कमजोर बना दिया। परिणाम, परमाणु मुद्दा फिर से रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बन गया। 21वीं सदी में युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता। इजरायल और ईरान के बीच साइबर हमले शुरू हो गए, जिसमें औद्योगिक ढांचे को निशाना बनाना और डिजिटल नेटवर्क बाधित करना शामिल था। यह शैडो कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा है, जहां खुली घोषणा के बिना दबाव डाला जाता है। पिछले वर्षों में ड्रोन तकनीक का उपयोग, सीमित मिसाइल हमले, समुद्री मार्गों पर तनाव देखा गया है। साइबर और तकनीकी युद्ध ने संघर्ष को आधुनिक रूप दिया। यह एक बहुस्तरीय संघर्ष है, जहां कूटनीति, सैन्य शक्ति और तकनीक तीनों सक्रिय हैं। 2018 के बाद स्थिति फिर से संवेदनशील होने लगी। मुख्य कारण, परमाणु समझौते पर विवाद, प्रतिबंधों की वापसी, क्षेत्रीय गतिविधियों में वृद्धि। इजरायल ने स्पष्ट किया कि वह अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। ईरान ने कहा कि वह बाहरी दबाव में झुकेगा नहीं। अब प्रश्न है, इस पूरे संघर्ष को कैसे देखा जाए? नेचुरल डेमोक्रेटिक स्टाइल हमें सिखाता है, हर देश अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। हर सरकार अपनी संप्रभुता की रक्षा करना चाहती है। लेकिन युद्ध का असर नागरिकों पर पड़ता है। कई वर्षों तक टकराव सीमित और अप्रत्यक्ष था, लेकिन हालिया घटनाओं में स्थिति अचानक बदल गई। इजरायल ने सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए सीधे सैन्य कार्रवाई की घोषणा की। इसके जवाब में ईरान ने इसे आक्रामक कदम बताया और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। यहीं से संघर्ष शैडो वॉर से लिमिटेड स्ट्राइक्स तक और फिर ओपन मिलिट्री एक्सचेंज तक पहुंच गया। यह पहली बार था जब दोनों देशों के बीच सीधा और खुला सैन्य आदान प्रदान विश्व स्तर पर सुर्खियों में आया। हाल की घटनाओं में मिसाइल और ड्रोन हमले, वायु रक्षा प्रणाली सक्रिय, उच्च स्तरीय सैन्य अलर्ट, क्षेत्रीय सहयोगियों की भागीदारी। दुनिया ने देखा कि तनाव अब केवल बयानबाजी नहीं रहा, यह अब वास्तविक सैन्य कार्रवाई में बदल गया है। यह केवल क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रहा, यह वैश्विक चिंता बन चुका है। क्या यह बड़ा युद्ध बन सकता है? एयर डिफेंस सायरन, आपातकालीन अलर्ट, नागरिक सुरक्षा व्यवस्था, आम लोगों के लिए। युद्ध कोई राजनीतिक बहस नहीं, बल्कि रोजमर्रा की वास्तविकता बन जाता है। इतिहास बताता है, कई बार युद्ध की दिशा कुछ घंटों या दिनों में बदल जाती है। इजरायल और ईरान के बीच जो तनाव दशकों से सिमर कर रहा था, अब वह खुले टकराव ने बदल चुका है। यह सिर्फ सैन्य शक्ति की परीक्षा नहीं, बल्कि कूटनीति, संयम और वैश्विक संतुलन की परीक्षा है। युद्ध शुरू करना आसान है, उसे नियंत्रित रखना कठिन, और उसे खत्म करना सबसे कठिन। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या यह संघर्ष जल्द रुक जाएगा या मध्य पूर्व एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहा है? आपकी राय अगली वीडियो